हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आपको जो है हमने इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। क्या होती है इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने प्रकार की होती है और क्या कार्य करती है, ये सारी जानकारी आपको कल दी गई। आज हम बात करेंगे आपसे गाल्गी बॉडी की। गाल्गी बॉडी या इसी को गाल्गी आपरेटस कहा जाता है और इसी का एक नाम होता है ग्लिटियोसोम। कहाँ पाई जाती है गाल्गी बॉडी, इसका अंदाजा लगाइए आप। तो आप कहेंगे ये सीधी सी बात है, ये कहीं नहीं, सेल के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सेल के अंदर पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि कौन से सेल के अंदर? ये वही बात, प्रोकैरियोटिक में होगी नहीं, यूकैरियोटिक में होती है। यूकैरियोटिक कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन सी कोशिका के पास? पादप कोशिका के पास कि जंतु कोशिका के पास? दोनों के पास। जंतु कोशिका में इसे कहा जाता है गाल्गी आपरेटस या गाल्गी बॉडी, और पादप कोशिका में इसे कहा जाता है ग्लिटियोसोम। पादप कोशिका में इसे क्या कहा जाता है? ग्लिटियोसोम। तो आइए चलते हैं, इसके खोजकर्ता के बारे में पहले बात करते हैं, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आइए, अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो सबसे पहले 1897 में, सॉरी 1867 में एक जॉर्ज महोदय थे, जॉर्ज महोदय। इन्होंने 1867 में पहले गाल्गी काय की खोज किया था। लेकिन अगर कहा जाए कि बाद में सही तरीके से जिसको श्रेय जाता है तो वो है आपके कैमिलो गाल्गी। कैमिलो गाल्गी ने 1898 में खोज किया था और आपको हर जगह बुक में आपको यही मिलेगा, इनका नाम नहीं मिलता है। तो आपको दोनों को याद रखना है। अगर दोनों नहीं याद हो सकते तो आपको कैमिलो गाल्गी नहीं बोलना है, इनको याद रखना है। कैमिलो गाल्गी नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1898 में गाल्गी बॉडी की खोज किए थे। अब बात यह है कि ये पाई कहाँ जाती है और ये बनती कहाँ है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ये उंगली के समान बनी होती है। ये उंगली के समान संरचना होती है और इसको कहा जाता है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी। तो जो गाल्गी बॉडी होती है, इसमें ये उंगली के समान संरचना होती है। और अगर कहा जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो आपको बताया गया था अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है, इस प्रकार से हमने बताया था। तो अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है, यहीं से कुछ संरचनाएं निकलती हैं, इन्हें वेसिकल कहती हैं। ये गोल संरचनाएं निकलती हैं, इनको वेसिकल कहते हैं। और इन्हीं वेसिकल से आगे चल करके कुछ ऐसी संरचनाएं, जो इस प्रकार से ये संरचनाएं बनती हैं, इनको नाम दिया गया है गाल्गी बॉडी। इनको नाम दिया गया है गाल्गी बॉडी कहिए या गाल्गी काय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका अगर कहा जाए कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका निर्माण कहाँ से हुआ है, तो इनका निर्माण ईआर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्गी बॉडी का फॉर्मेशन या उत्पत्ति या निर्माण होता है। दूसरी बात अगर करें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल से ईआर से भी क्या निकला? गाल्गी बॉडी। एक बार हमने बताया था आपको क्लास में, अगर आपको याद हो, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन से वेसिकल निकलती है, गोल आकार की स्ट्रक्चर निकलती है
और इस गोल आकार के स्ट्रक्चर से बनती है गाल्जी बाटली। इस गोल आकार के स्ट्रक्चर से बनती कौन है? गाल्जी बाटली, सॉरी ईआर, इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर एक वेसिकल निकलती है गोल आकार की, इसको बोला जाता है जीवी गाल्जी बाटली। तो कुल मिलाकर के गाल्जी बाटली का अगर कहा जाए कि डायरेक्टली किससे बन रही है? डायरेक्टली इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है। इनडायरेक्टली किससे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ से बनती है पहले कौन? ईआर, और ईआर के बाद फिर यहीं से बन जाती है गाल्जी बाटली। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। कहा जाए कोई पूछे आपसे कि गाल्जी बाटली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो आप बताएंगे कि जो गाल्जी बाटली होती है इसकी उत्पत्ति पहले केंद्रक की जो कला होती है, केंद्रक कला से इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति हुई, और इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वेसिकल निकला, तो इससे उत्पत्ति किसकी हुई? गाल्जी बाटली। ये इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो गाल्जी बाटली होती है, गाल्जी बाटली जो होती है इसके क्या कार्य होते हैं? इसके क्या कार्य होते हैं? तो कार्य की अगर बात की जाए, और ये पाई कहाँ गई? सबसे पहली बात, ये पाई कहाँ गई? तो ये पाई गई न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल ऑफ कैट, न्यूरॉन सेल ऑफ कैट। न्यूरॉन सेल ऑफ कैट में ये सबसे पहले देखी गई। और न्यूरॉन सेल ऑफ कैट एंड वो श्वेत, श्वेत माने सफेद, श्वेत उल्लू। न्यूरॉन सेल ऑफ कैट एंड ये सफेद उल्लू जो होता है, इसके शरीर में इनकी न्यूरॉन कोशिकाओं में सबसे पहले इनको देखा गया। सबसे पहले कहाँ पाई गई? ये यहाँ पर इसको देखा गया, यहाँ पे ये सबसे पहले पाई गई। इसके बाद बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया, अब इसके फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये ग्लाइकोलिपिड फंक्शन इसका ये है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है। सबसे पहली बात क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। कौन करती है भैया? गाल्जी बाटली करती है। ये ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? इसको तोड़ दीजिए। ग्लूकोज प्लस लिपिड, ग्लूकोज प्लस लिपिड जब एक साथ कोई संरचना ये इस तरह से बनती है तो वो होता है ग्लाइकोलिपिड। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलिपिड जो होती है, ग्लाइकोलिपिड में कौन कौन शामिल होता है? ग्लूकोज और लिपिड। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और प्रोटीन। तो ग्लूकोज और प्रोटीन जब मिक्स में बनते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ग्लूकोज और लिपिड जब आपस में ये मिक्स होकर के बनता है तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड भी बनाती है और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी करती है। दूसरी बात, अगर कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। कौन? गाल्जी बाटली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका झिल्ली जो होती है, जिसको आप लोगों ने सेल वॉल कहा था, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। झिल्ली जो अंदर की उसकी झिल्ली होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण करता है। उसके साथ सबसे अच्छा बात, उसका नाम सुने होंगे आप, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम का निर्माण। किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। अच्छा, लाइसोसोम कौन सा?
याद करिए जरा, जिसके पास हाइड्रोलिथिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, उसका निर्माण करती है कौन? गाल्जी बाटली। अच्छा, मतलब आप कहने का ये हुआ ये कहीं से आते नहीं हैं, लाइसोसोम कहीं से आते नहीं हैं, बल्कि स्वयं सेल के अंदर इनका निर्माण होता रहता है। और निर्माण करने वाली जो स्ट्रक्चर है, निर्माण करने वाली स्ट्रक्चर का नाम है गाल्जी बाटली। तो गाल्जी बाटली से लाइसोसोम का निर्माण भी होता रहता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए स्पर्म का हेड, स्पर्म का हेड का फॉर्मेशन, स्पर्म का जो हेड है इसका फॉर्मेशन करता है। स्पर्म का मतलब ये ऐसी संरचना होती है, शुक्राणु की संरचना यही है। इसमें जो इसका हेड पॉइंट है, ये पूरा क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या है, ये हेड पॉइंट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, ये टेल है। तो स्पर्म का जो हेड पॉइंट होता है, ये हेड पॉइंट का निर्माण करती है कौन? गाल्जी बाटली। साथ ही साथ ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नुकीला वाला हिस्सा, कौन सा? ये नुकीला वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है एक्रोसोम। इसको क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का भी निर्माण करती है कौन? गाल्जी बाटली। पुरुषों के शरीर में पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं, जिसको नर युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक के जो शुक्राणु है, इसका जो हेड है, हेड पार्ट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? गाल्जी बाटली के द्वारा होता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि इसका जो नुकीला हिस्सा होता है, इस नुकीले हिस्से को कहा जाता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम का निर्माण भी यही करता है। एक्रोसोम का भी निर्माण गाल्जी बाटली करती है, एक्रोसोम भी बनाती है। और एक्रोसोम जो होता है बहुत होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है, और इसका हेड भी मजबूत होता है, और इसका दोनों का निर्माण करने वाली कौन है? गाल्जी बाटली। दूसरी बात अगर करें कि जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन होता है, एक कोशिका से नई कोशिका बनेगी, फिर वो कोशिका पुरानी हो जाएगी, फिर उससे नई कोशिका बनेगी, फिर वो पुरानी हो जाएगी, फिर नई बनेगी। इसी को तो कहते हैं कोशिका विभाजन। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहलाता है। तो जो पुरानी कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो वो क्या होगा? कोशिका विभाजन। अच्छा, एक बात बताइए, जब नई कोशिका बनेगी तो क्या डायरेक्ट सब कुछ बन जाएगा क्या? उसमें धीरे धीरे बनेगा। तो उसमें कह रहा है कि जब नई कोशिका बनती है, जब क्या बनती है? जब नई कोशिका बनती है, तो नई कोशिका में ये सेल प्लेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सेल प्लेट का। सेल प्लेट का निर्माण करती है कौन? गाल्जी बाटली। गाल्जी बाटली किसका निर्माण करती है? सेल प्लेट का निर्माण करती है। अगली बात अगर करें तो ये एंजाइमों का निर्माण करती है। ये बहुत से एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है, कोशिका के अंदर बहुत से एंजाइम का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है, अगर कहें तो ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? जो एग होता है, क्या होता है? एग। एग के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है सफेद रंग का, एक होता है पीले रंग का। जो सफेद वाला होता है इसको एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसको कहते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सफेद वाले में क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये प्रोटीन लिखा है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन
सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बचा कौन? पीला वाला, इसको कहते हैं योग। इसको क्या कहते हैं? योग। तो योग की सिंथेसिस करता है, यानी कि योग की क्या करता है? सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि इसको सब इकट्ठा करता है, योग को एक के अंदर योग को क्या होता है? इकट्ठा करता है। कौन इकट्ठा करता है? इकट्ठा कराने में हेल्प कौन कर रहा है? गाल्जी बाटली। तो इसको कहते हैं विट्रियोलोजिनेसिस, VETELO, विट्रियोलोजिनेसिस या वाइट्रियोलोजिनेसिस भी कहा जाता है। वाइट्रियो है, वाइट्रियोलोजिनेसिस लिखे दे रहे हैं, वाइट्रियोलोजिनेसिस। वाइट्रियोलोजिनेसिस में हेल्प करता है। वाइट्रियोलोजिनेसिस अगर पूछा जाए ये है क्या? आखिर कुछ नहीं है। जो एग है, एग के अंदर दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक पीले रंग का है, एक सफेद रंग का है। सफेद वाले में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, पीले वाले को योग कहते हैं। योग की सिंथेसिस करता है। जितना ज़्यादा योग की सिंथेसिस होगी उतना अच्छा उसमें जो है आगे चल के जो है बेबी जन्म लेगा, बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा तो योग की आवश्यकता भी है, एल्ब्यूमिन की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर कहा जाए योग को इकट्ठा कौन कर रहा है? योग की सिंथेसिस कौन कर रहा है? योग की सिंथेसिस करने वाला कौन है? गाल्जी बाटली। स्पर्म के एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? गाल्जी बाटली। इसके अलावा अगर कहा जाए कि ये बनी काहे से है, तो एक होता है इसके पास सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल, एक होता है वैक्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल, वैक्यूल, तीन चीज़ों से ये बनी होती है। किससे किससे बनी होती है? ये पीछे आपको गाल्जी उसमें ER में बताया गया है, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आप ये भी जानते हैं कि ER भी इसी प्रकार से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल से बनी होती है। तो ये स्ट्रक्चर इनकी लगभग दोनों की सेम है, बस ये है कि उसके पास जो है चिकनी है और उस राइबोसोमल है, राइबोसोम है, प्रोटीन संश्लेषण है। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है अलग हो जाती है। ये कहने का मतलब इस प्रकार से ये पतली पतली संरचनाएं ऐसी, तो इसको कहा जाता है गाल्जी बाटली। उंगली के समान संरचना होती है, ये बात समझ गए? सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल, ये तीन चीज़ों से, तीन पदार्थों से या तीन अंगों से मिलकर के बनी होती है। अगर कहा जाए पादप कोशिका में पाई जाती है, जी पाई जाती है। पादप कोशिका में पादप कोशिका में गाल्जी बाटली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में गाल्जी बाटली को कहा जाता है ग्लिक्टियोसोम। पादप कोशिका में इसे क्या कहा जाता है? ग्लिक्टियोसोम। पादप कोशिका में इसे क्या कहा जाता है? ग्लिक्टियोसोम। और जंतु कोशिका में इसे क्या कहते हैं? गाल्गी काय या गाल्जी काय या गाल्जी काय, चलो गाल्जी ही बोलते हैं, गाल्जी काय या इसे गाल्गी ऑपरेटस। गाल्जी काय या गाल्गी ऑपरेटस कहते हैं। ये गाल्जी काय या गाल्गी ऑपरेटस किस केस में है? जंतुओं के केस में है। ये किसके केस में है? पादपों के केस में है। तो गाल्जी बाटली के खोजकर्ता सबसे पहले 1867 जॉर्ज महोदय, बाद में 1898 कैमिलो गाल्गी, ठीक है। और कहाँ देखा गया? तो सबसे पहले ये देखा गया जो कैट है और श्वेत उल्लू है, इनमें न्यूरॉन कोशिकाओं में, नर्व सेल में ये देखा गया।
होती कैसे है? उंगली के समान। पाई कहाँ जाती है? साइटोप्लाज्म में। बनी कहाँ से है? केंद्रक से वेसिकल निकलते हैं, वेसिकल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वेसिकल निकलता है और वहां से गाल्जी बाजी बनती है। कार्य क्या है? कार्य इसके आप देख चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, गाल्गी वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। इसके बाद जो स्पर्म है, स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण कराती है, स्पर्म के हेड का निर्माण करती है, वाइटेलोजेनेसिस में हेल्प करती है। ये इसके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अब हमको एक बात बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का हेड, स्पर्म का हेड और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनका निर्माण कौन कराता है? निर्माण कौन कराता है? दोनों का उत्तर जरा दीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस गलत लिख गया है, माफ कीजिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसे कहते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन, शुक्र जनन में कौन हेल्प करता है? इसके फॉर्मेशन में, शुक्राणुओं के निर्माण में कौन भूमिका निभाती है? और स्पर्म का हेड बनाने में कौन भूमिका निभाती है? दोनों का उत्तर आप दीजिएगा। दोनों का आंसर आप जो है कहाँ देंगे? आप देंगे कमेंट बॉक्स। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स। दोनों का उत्तर पहला है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन में किसकी भूमिका होती है? ठीक है। दूसरा है, स्पर्म का हेड बनाने में कौन भूमिका निभाता है? दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कर लेंगे? अगर इतना कर लेते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। अब एक काम सुनो, सबसे अगर बात की जाए इसका निकनेम, गाल्जी बाटी जो होती है ये पदार्थों को, कोशिकीय पदार्थों को एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करती, पहुंचाती, दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। कई पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है? पहुंचाती है। सो इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सेल। इसे क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट ऑफ सेल। एक्सपोर्ट ऑफ सेल कोशिका का निर्यातक, कोशिका का निर्यातक कहा जाता है। एक पॉइंट और है इसका, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। दो पॉइंट, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का निर्यातक किसे कहा जाता है? ये दोनों पॉइंट, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, कोशिका का निर्यातक किसे कहा जाता है, इनका दोनों का उत्तर होगा आपका गाल्जी कार्य। कहने का मतलब कोशिका का जो निर्यातक है वो भी गाल्जी कार्य है। और कहा जाए कि यातायात का प्रबंधक, यातायात का प्रबंधक किसे कहा जाता है? गाल्जी कार्य को कहा जाता है। ये इसका जो है निक नेम है। क्या है ये? इसका निक नेम से जाना जाता है, बहुत पूछा जाता है। कोशिका का यातायात का प्रबंधक कौन है? गाल्जी कार्य है, बहुत पूछा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं गाल्जी कार्य को। इसको भी याद रखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सेल है, कोशिका में पदार्थों का निर्यात करता है, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ जो है पहुँचाता रहता है आवश्यकता अनुसार। ये हमारे प्रश्न हो गए, ये हो गया इसका निकनेम। अब आप इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब तैयारी बनाते हैं विद्यालय के लिए। आप सभी लोग विद्यालय आइए और क्लास जो है एब्सेंटली मत लगाइए सभी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।